नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपने YouTube चैनल प्रयास मंत्रा। और आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। हमारे इस वीडियो को लाने का यही प्रयोजन है कि आप बोर्ड की परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें। इसी चक्कर में एक प्रयास आपके लिए लेकर के उपस्थित हैं। उम्मीद करूंगा कि हमारे इस प्रयास से आप सभी लाभान्वित होंगे और आप अच्छे अंक लेकर के आएंगे। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से बोर्ड परीक्षा में हम अपने पेपर को सोल्व करें ताकि हमारे अच्छे अंक प्राप्त हों। पहला जो प्रश्न है वो मिलेगा आपको अपठित गद्यांश का, जिसके 2 पार्ट होंगे और दोनों ही भागों में आपको 5-5 नंबर के यानी 10 नंबर के MCQ क्वेश्चंस प्राप्त होंगे और सभी के आंसर देना अनिवार्य है। तो सबसे पहले कि मेरा जो आपको सामने स्क्रीन देख रहे हैं, स्क्रीन पर आपको 1 2 3 4 से 5 और ब्रैकेट में देखिए जो ऑप्शन आपने उस प्रश्न का चयनित किया है उस विकल्प को लिखेंगे ABCD में से और उसी विकल्प को आप एक्सप्लेन कर देंगे राइट साइड में, जहाँ की लिखा है चयनित विकल्प का वर्णन कीजिए। इसी का दूसरा जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 अपठित गद्यांश का ही पार्ट है। सेम वही है, इसी में 5 प्रश्न मिलेंगे आपको और 5 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है और जो विकल्प आप उत्तर में चयन करेंगे उसको लिखना भी है, यानी उसका वर्णन भी आवश्यक है। इसके बाद आपका दूसरा जो पार्ट मिलेगा, दूसरा भाग, वह है व्यावहारिक व्याकरण। इसके अधिकतम अंक होंगे 16, यानी सभी व्याकरण के जो उपविषय हैं वो प्रत्येक जो है वो 4 अंक का आपको मिलेगा। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये मूलतः पदबंध का प्रश्न है और आपको इसे ये 4 नंबर का या 4 अंक का आएगा, लेकिन इसमें हमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं। आप किसी 4 का उत्तर दे सकते हैं। यदि आप 5 का उत्तर देंगे तो भी आप कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं होगी। तो ये भी 4 अंक का है। इसके बाद जो चौथा प्रश्न आएगा वो आपको मिलेगा वाक्य रूपांतरण, यानी रचना के आधार पर वाक्य के भेद, सरल, संयुक्त या मिश्र वाक्य में से। इसके भी आपको 5 प्रश्न मिलेंगे, जिनमें से आप किन्हीं 4 का या 5 का भी उत्तर आप दे सकते हैं, लेकिन अंक निर्धारित हैं 4। अगला जो प्रश्न है वो है समास, जो कि समास के 6 हमारे पास हैं। और सबसे पहले अव्ययीभाव, फिर तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय और बहुब्रीहि। उसमें भी आपको 5 विकल्प दिए होंगे, जिनमें से किन्हीं 4 को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, किन्हीं 4 का उत्तर दे सकते हैं। यदि आपने 5 का उत्तर भी दे दिया होगा तो भी आपको 4 ही अंक निर्धारित जो हैं वो दिए जाएंगे। प्रश्न संख्या 6 है, उसमें आपको मिलेगा मुहावरे। इसमें ऐसे है तो ये 4 अंक का, लेकिन 6 आपको उसके दे रखे होंगे ऑप्शंस, तो आपको बेस्ट 4 यानी किन्हीं 4 का आप उसमें से उत्तर दे सकते हैं। अगला अब इसके बाद में प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि पाठ्य पुस्तक के हैं। वो 14 अंक की पाठ्य पुस्तक है, आपका गद्य और पद्य खंड, यानी जो आपको पठित जो काव्यांश है, यानी कविताओं से जो बीच से एक हमने कविता ली होगी, उसमें से 5 प्रश्न पूछेंगे और 5 प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। अगला जो प्रश्न होगा इसी में से पद्य पर आधारित पूछे गए प्रश्न, जो कि आपकी कविताओं के मध्य से प्रश्न पूछे गए होंगे। ये 2 नंबर का है और इसमें से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके 1-1 नंबर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें आपको दिखाई देगा पठित गद्यांश, यानी जितनी भी हमारी गद्य खंड स्पर्श का जो दूसरा पार्ट है गद्य खंड, उसके किसी अध्याय में से एक स्टेंजा यानी एक गद्यांश लिया गया होगा और उसमें से आपको कोई 5 प्रश्न पूछेंगे, वो भी MCQ यानी
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और 5 का उत्तर देना आवश्यक है। इसके साथ प्रश्न संख्या 10 है, और 10 का गद्य खंड से ही पाठों के जो 20 से प्रश्न पूछे जाएंगे वो 2 अंक के हैं, 2 ही प्रश्न हैं और प्रत्येक का 1-1 अंक है। तो ये प्रश्न जो हैं आप उत्तर विकल्प के साथ और लिखना है। आपने मानो सपोज करिए कि एक डी या सी आपने चूज़ किया, तो उसको आपको वर्णन भी करना है, उसको लिखना भी है कि आपने क्या चूज़ किया है। तो इसमें आपके 40 अंक हैं, और आराम से अगर थोड़ी सी ध्यानपूर्वक आपने तैयारी की है तो 40 ही अंक आराम से मिल जाएंगे। इसके बाद मिलेगा आपको खंड बी, जो कि राइटिंग सेक्शन है, वर्णनात्मक प्रश्न है। ये भी 40 अंक के मिलेंगे आपको। प्रश्न संख्या 11। अब यह ध्यान देने योग्य बात है कि यदि आप एक पेज पर ही लिख रहे हैं, गद्य खंड के 2 क्वेश्चन हैं, आपको ऑप्शन दिए होंगे 3, लेकिन किन्हीं 2 को आपको लिखना होगा, तो उसे किस तरीके से लिखेंगे? देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दिए गए प्रश्नों में से किन्हीं 2 का उत्तर दीजिए, और शब्द संख्या है 60, यानी जो 3 नंबर का प्रश्न है वो 60 शब्दों में होना आवश्यक है। 60 से 65 हो जाएंगे तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, किंतु अगर 50 से भी कम में आपने उत्तर दिया तो वहाँ पर मार्क्स जो है डिडक्शन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तार्किक और विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए, उसके केंद्र बिंदु को ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों के आप वर्णन करें। देखिए यहाँ पर और कोशिश करिए कि एक ही पेज पर गद्य खंड हो, एक ही पेज पर पद्य खंड हो, और एक ही पेज पर आपको संचयन के प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पर आपको आसानी से वो दिखाई देगा। ये देखिए, अगर आपको और इनोवेटिव यानी क्रियात्मक तरीके से प्रश्नों का उत्तर देना है तो आप पाठ का नाम और लेखक का नाम लिख सकते हैं, और उससे ज़्यादा प्रभावी जो लेखन है वो दिखाई देगा। तो कोशिश करें कि एक ही पेज पर इसको वर्णन किया जाए। इसके साथ प्रश्न संख्या 12 जो कि काव्य खंड है, इनके भी 2 प्रश्न आपको करने हैं, जबकि आपको 3 प्रश्न दिए होंगे जिसकी शब्द संख्या 60 है, और कोशिश करिएगा कि एक ही पेज पर उन दोनों का वर्णन किया जाए। पेज आपका टर्न ना हो, यानी पेज को आपको अगले पेज की तरफ ना लेके जाएं, सिर्फ एक ही पेज पर उतने विषय वस्तु लिखें 3 अंक में जितने की पूछी गई है। अतार्किक वर्णन जो है वो अंक बढ़ाने में सहायक सिद्ध नहीं होता है, इसलिए तार्किकता के साथ और विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए उसका वर्णन कीजिएगा। अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 13। ये संचयन खंड है। इसमें भी आपको 3 प्रश्न दिए होंगे तीनों चैप्टर से, उसमें से किसी 2 का चयन कर उसे वर्णन करना है। शब्द संख्या फिर भी उसे 60 या 70 के आसपास कर आपको लिखनी है। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि एक ही पेज पर इन प्रश्नों को लिखने का प्रयास करें, बस पेज ही ना हो। अगर पेज ब्रेक कर गया तो फिर उससे थोड़ा सा कम प्रभावी जो लेखन है वो माना गया है। तो कोशिश करिए पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम दोनों आप याद रखें। अगला जो प्रश्न संख्या जो 14 है वो है अनुच्छेद। अनुच्छेद जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। इस प्रश्न को लिखते समय 2 चीज़ों को ध्यान में रखें। जो संकेत बिंदु आपको दिए गए हैं और उन संकेत बिंदुओं के आधार पर ही वर्णित करना है, और अनुच्छेद लिखते समय बीच में से एक भी लाइन ब्रेक नहीं करनी है, वरना वो निबंध हो जाएगा, वो अनुच्छेद नहीं बचेगा। और शब्द संख्या जो है वो शब्द संख्या आपको 120 के आसपास का लिखनी है। इसके जो अंक हैं वो 5 हैं, 6 नहीं हैं। और 3 ऑप्शन हैं, तीनों में से कोई एक बेस्ट ऑप्शन आप चूज़ करिए और उसको लिखने का प्रयास करें, और वो भी पेज ब्रेक ना हो, ये कोशिश ज़्यादा रखी जाए। इसके साथ में जो पत्र है उसमें से आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे पत्रों के। पत्र भी 5 अंक का है तो ऑप्शन 2 मिलेंगे। एक मिलेगा विद्यालयी पत्र और दूसरा मिलेगा कार्यालयी, ऑफिशियल और इनऑफिशियल लेटर्स। तो अगर विद्यालयी पत्र आप लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसमें अपना एड्रेस नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा, और सारी फॉर्मेलिटी जितनी भी उसकी नियम व शर्तें हैं लेखन की वो आपको करनी पड़ेंगी। और कोशिश करेंगे तो जिस तरीके से मैंने इसमें लिखा गया है उसको ही आप अपने ध्यान में रखते हुए प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करिएगा।
जैसे ये आपके विद्यालय का पत्र है तो शुरुआत में ही सेवा में श्रीमती या श्रीमान प्रधानाचार्य से लिया गया है। विषय कंपलसरी है और मान्यवर या महोदय दोनों में से एक का शब्द का चयन करें क्योंकि ये अभिवादन है, इसे ठीक से दोनों में से एक। और जो विषय वस्तु उस पत्र में पूछी गई है उसको प्रभावी या प्रभावात्मक उसे उस रूप में लिखना आवश्यक है, यानी प्रभावी लेखन अंक बढ़ाने में सहायक होता है। उसके बाद में एक लाइन छोड़ेंगे तो शायद धन्यवाद लिखेंगे। अगर आप मेल हैं यानी आप लड़के हैं तो आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य है, और आप अगर लड़की लिख रहे हैं नीचे तो आएगा आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या एबेस है और सबसे नीचे डेट। ये 5 अंक का जो प्रश्न है, अगर स्टेप चेकिंग होगी तब भी आपके अच्छे अंक उसमें से मिल जाएंगे। तो कोशिश करना कि टू दी पॉइंट लिखा जाए और जो विषय दिया गया है उस विषय को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न का उत्तर दें। दूसरा पत्र है, देखिए कार्यालय, इसी का ही ऑप्शन मैंने कि आपको बताए थे 2 तरीके से। और कार्यालय जो पत्र है उस कार्यालय पत्र में आपको अपना एड्रेस लिखना पड़ेगा ऊपर। अगर उसमें एड्रेस दिया हुआ है तो आप कोशिश करिए कि वही एड्रेस लिखें। अगर एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो समझें कि आप उसे एग्जामिनेशन हॉल या परीक्षा भवन का शहर से लिख सकते हैं। और जिस भी संस्था के हेड को लिखा गया उस हेड का आना चाहिए, यानी पद आना चाहिए। उसके बाद उसके संस्था का नाम आना चाहिए और वो संस्था किस शहर में है उसका भी नाम लिखना आवश्यक है। उसके बाद विषय यानी जो पत्र है वो किस विषय में लिखा गया है वो लिखा जाए। उसके बाद में महोदय या मान्यवर में से कोई एक संबोधन वाला जो है वो लिखें। उसके बाद में विषय वस्तु, जो कि आपको अगर 60 वर्ड या 80 वर्ड दिए हुए हैं तो उन शब्दों को ध्यान में रखते हुए उसको चयन करके लिखिए। सद्यनुवाद, प्रार्थी या भवदी में से कोई एक, अगर ऊपर एड्रेस दे रखा है या नाम दे रखा है तो अ ब स की जगह से नाम लिखा जाए। अगला प्रश्न आएगा सूचना, जो कि 16 में है। ये 2.5 या 3 मार्क्स में से या 2.5 में ही ये आपको दिखाई देगा। जैसे अगर सूचना है तो सबसे पहले सूचना को इनबॉक्स में लिखें और शब्द संख्या है 50 शब्द की यानी 50 शब्द की। तो इनबॉक्स में लिखेंगे तो और प्रभावी लेखन हो जाएगा। सबसे पहले अपना पता लिखेंगे और उसके बाद में शहर, एक लाइन ड्रॉप करेंगे, बीच में लिखेंगे सूचना जो कि सामने दिखाई दे रहा है। फिर उसके लेफ्ट साइड में जाएंगे तो डेट लिखी होगी और उसके बीचों बीच विषय, यानी जो टाइटल है वो 2 से 3 वर्ड से ज़्यादा या 2-3 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में आपका जो विषय दिया हुआ है उस विषय का विस्तार करना है, उसके विषय के बारे में लिखना है। और आखिरी में जब हम सूचना को समाप्त करने वाले थे तो जो सूचना करता है, जिसने सूचना दी है, उसका सिग्नेचर सबसे पहले मिलेगा। उसके बाद में उसका हस्ताक्षर। सपोज करिए यहाँ रामलाल है कोई या मोहनलाल है कोई, तो मोहनलाल का साइन पहले होगा, उसके बाद उसका मोहनलाल पूरा नाम लिखा जाएगा और उसके बाद में जो पद है उसका डेजिग्नेशन है वो आपको ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर आप इसका प्रभावी वर्णन करेंगे तो अंक वृद्धि में ये सहायक बनेगा, ऐसे हमारा मानना है। अगला जो प्रश्न है वो आएगा आपको विज्ञापन लेखन यानी एडवर्टाइजमेंट। तो विज्ञापन लेखन भी 2-3 तरीके से आपको दिखाई दे सकते हैं, यानी यदि आपने कोई ओपनिंग की है दुकान की या आपने कोई सेल लगाई है तो उसके लिए अलग अलग तरीके से। जैसे यहाँ लिखा है खुशखबरी, यानी आपने जो भी आपको विज्ञापन मिला है उस विज्ञापन से संबंधित चित्र का बनाना आवश्यक है। चाहे चित्र किसी भी मुद्रा में आप बना कर दें, लेकिन वो चित्र कंपलसरी है। उसके नीचे जो उसकी कीमत है, जिस भी प्रोडक्ट को आप बेचना चाहते हैं या जो प्रोडक्ट आपके पेपर में आया हुआ है उसकी कीमत को काट करके कम कीमत में लिखा जाए, क्योंकि अगर ग्राहक को जुटाना है तो कीमत को आपको कम करना पड़ेगा। और ऑफर के साथ साथ में जो चीज़ें आप ग्राहक को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, उनको भी बताना पड़ेगा, हाईलाइट करना पड़ेगा और साथ साथ में अपने प्रोडक्ट की और दूसरे के प्रोडक्ट की तुलना भी करनी पड़ेगी। और आखिरी में उसकी विशेषताएं लिखेंगे और साथ साथ में लिखेंगे कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, अपना पता, अपना फ़ोन नंबर और अपना ईमेल एड्रेस, काल्पनिक ईमेल एड्रेस इस पर लिखने की कोशिश करें। अपना
अपना जो ओरिजिनल ईमेल नंबर है वो लिखने का प्रयास ना करें। ना फ़ोन नंबर ओरिजिनल लिखना है, ना आपका ईमेल। से काल्पनिक जैसे एक सांकेतिक चीज़ें उसमें लिखनी पड़ेंगी। दूसरा देखिए, इसी का विज्ञापन का दूसरा जो पार्ट है ऐसा भी मिलेगा, जैसे कोई सेल आपने लगाई है तो सेल से संबंधित आपको पहले तो चित्र बनाना है, चाहे तो आपके कपड़ों की सेल है या मोबाइल फ़ोन की सेल है, जिस भी सेल की आप बात करना चाह रहे हैं या जैसा कि प्रश्न में दिया गया है उसका चित्र लगाना आवश्यक है। और सेल में बेची जाने वाली जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें आप बेच रहे हैं उनके बारे में या उनकी कंपनी के नाम से को भी आपको ग्राहकों को अपने पैम्पलेट्स पे बताना पड़ेगा। कीमत के बारे में जानकारी तो मैंने आपको पहले ही बताई है। उसके बाद में विशेषताएं, और फिर ये लिखना पड़ेगा कि ये हमारा जो ऑफ़र है वो सीमित अवधि के लिए है, कृपया मौके को हाथ से ना जाने दें। आपका पता व मोबाइल नंबर। आखिरी का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18, इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, लघु कथा या ईमेल लेखन। अगर आप लघु कथा लिख रहे हैं तो अंक तो 5 ही मिलेंगे, ईमेल करेंगे तब भी 5 मिलेंगे। लेकिन लघु कथा का जो वर्ड लिमिट है वो 120 से ऊपर भी लिखी जा सकती है, 150 तक। लेकिन लघु कथा को लिखने के पीछे आपको 2 चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले, जो लघु कथा आपको अगर टाइटल से दे रखी है तो उसमें 2 कैरेक्टर्स को, 2 चरित्रों को लेकर के आपको कथा लिखनी पड़ेगी और कथा को उस तरीके से मोड़ पर ले जाना पड़ेगा जहां वो कथा आपको शिक्षा दे सकती हो, क्योंकि बीच में मोरल देना बहुत आवश्यक है। तो कथा के साथ का जो दूसरा ऑप्शन है वो ईमेल है। जो ईमेल, उसका मैंने प्रारूप आपके लिए लिखा है। तो सबसे पहले ईमेल लेखन में, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखेगा, तो सबसे पहले आएगा प्रेषक का पता, यानी हमारा ईमेल एड्रेस जो हम भेज रहे हैं, फ्रॉम यानी हमारी तरफ से। अब दूसरा जो बॉक्स है वो है प्रेषित का पता, यानी हमने वो ईमेल किस विभाग को भेजा है। यदि पेपर में सीएम हरियाणा को या सीएम दिल्ली को या सीएम राजस्थान को या सीएम किसी को भी दे रखा हो अथॉरिटी का, उसका ईमेल एड्रेस अगर दिया हुआ है तो वो हमें एड्रेस इसमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा जो है वो है प्रतिलिपि, इसको कहते हैं कार्बन कॉपी। यानी अगर हमें वही ईमेल सेलेक्ट करके 5 लोगों तक भेजना होगा तो हम उसकी कार्बन कॉपी कर लेते हैं। यदि हम उसको गोपनीय प्रतिलिपि में भेज रहे हैं, यानी इंडिविजुअल किसी के पास भेज रहे हैं एक एक करके, तो हमें पर्टिकुलर एक एक व्यक्ति के नंबर पर उसको भेजना पड़ेगा एक एक करके। अगर आप बल्क में भेज रहे हैं तो कार्बन कॉपी करिए, उसको बल्क में भेज दीजिएगा। लेकिन गोपनीय का मतलब है इंडिविजुअल एक एक को अलग अलग भेजना, जिससे कोई भी एक दूसरे का मैसेज जो है वो ना देख सके। उसके बाद में दिनांक यानी डेट होगी, और उसके बाद में विषय। सब्जेक्ट लिखना आवश्यक है। ये ईमेल नहीं, ईमेल तो इंग्लिश में कहते हैं, जबकि यह है ई पत्र, इलेक्ट्रॉनिक पत्र है। ये जो हम पत्र लिख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, तो इसको ईमेल कहते हैं। उसके बाद में सब आएगा आपका संबोधन, महोदय। और जो पूछे गए, अब बीच में देखिए एक बॉक्स बनाया हुआ है मैंने, उस बॉक्स में लिखा गया है पूछे गए विषय का प्रभावशाली वर्णन करना आवश्यक है। यानी जो विषय दे रखा है, चाहे वो संपादक के नाम को हो, चाहे आपके स्कूल का नाम के हो, चाहे आपकी हायर अथॉरिटी किसी के नाम का भी हो, पुलिस महकमे का हो, सरपंच को हो, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, जहां भी आपको मेल करना है उस मेल से संबंधित विषय को आपको लिखना पड़ेगा। और शब्द संख्या अगर दी गई है तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद में से धन्यवाद आखिरी की तरफ, उसके सबसे आखिरी में आपका भवदीय और या प्रार्थी अबस। इतना करने भर से अगर आपने तार्किक तरीके से सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और आपकी अशुद्धि नहीं है, तो उम्मीद करते हैं कि आपके अच्छे अंक बोर्ड में, यानी जो सेंट्रल बोर्ड है, केंद्रीय हमारा सीबीएसई, उसमें अच्छे अंक पाने में आप जो है वो सक्षम होंगे। उम्मीद करूंगा कि हमारे इस प्रयास से आपको लाभ मिलेगा और आप जो हैं अपने मनोवांछित फल तक पहुंचने के लिए लालायित होंगे।